वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं जॉर्जिविया। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी which will help foster a clean and digitized economy in the long run। ये मेरा बयान नहीं है, हमारे वित्त मंत्री जी का बयान नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का बयान है। और यदि इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है तो OECD का जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसने कहा है कि implementing the demonetization has had transitory and short-term cost, but should have long-term benefits। पूरी दुनिया कह रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के हार के बाद भी आप लोग नहीं सीख पाए कि डीमोनेटाइजेशन का क्या असर है। आप ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, आप ब्लैक मनी की बात करते हो। अभी वित्त मंत्री जी का जो है बयान आया है, अभी राज्यसभा में, यहां संजोग से माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी और मेघवाल जी दोनों बैठे हुए हैं, अभी बयान आया है 72,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी अभी पकड़ाया है। पिछले एक साल में 72,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने जो है पकड़ा है। आप कह रहे हो कितना नोट छपा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अब अखबार भी पढ़ना बंद कर दिए हैं। 17 लाख करोड़ रुपया जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ, इस देश में करेंसी 17 लाख करोड़ रुपया चल रहा था। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जब आए, उन्होंने बयान दिया कि लगभग 15.5 लाख करोड़ के आसपास जो है करेंसी सर्कुलेशन में है। 86% करेंसी जो है सर्कुलेशन में है। आप कह रहे हो संख्या बताओ। संख्या बताने के लिए तो तैयार। ऐसा थोड़ा है कि कोई बच्चे का खेल है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है, हम आपको संख्या नहीं बनाएंगे। संख्या तो बताएंगे ही, लेकिन आप कौन सी संख्या जानना चाहते हो? संख्या यह जानना चाहते हो कि उसमें जो फेक करेंसी आई है, काउंटरफीट करेंसी आई है, उसके बारे में मैं आपको बता दें। और यदि काउंटरफीट करेंसी को यदि जांच करना होगा तो उसके लिए एक नए मशीन की आवश्यकता होती है, अच्छे मशीन की आवश्यकता होती है। मशीन के बाद जो है उसको एक एक करके नोट गिनती करने की आवश्यकता होती है। इतना भी पेशेंस नहीं है आपको। आपने देश की स्थिति क्या छोड़ी, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वो तो बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि काउंटिंग में जो है आपको पूरी की पूरी, ये सरकार जब कोई डाटा लेकर आएगी तो कोई आपकी तरह डाटा लेकर नहीं आएगी ना, उल्टे सीधे डाटा लेकर। आपने अभी जितना डाटा दिया, ये ग्लोबलाइज्ड कंट्री है। ये जो सरकार है ये गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी के विकास के लिए चिंतित है। और यदि इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स को देखेंगे, मैं आऊंगा, उसी के ऊपर आऊंगा। आप ये देखिए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद सभापति रेट जो है वो हाई होने वाला है। यूरोप की हालत जो है बहुत खराब है। और ब्रेक्सिट होने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, ब्रिटेन की क्या स्थिति होगी, यूरोपियन यूनियन की क्या स्थिति होगी। दुनिया बहुत खराब स्थिति में चल रही है। पूरे देश भर से, पूरे दुनिया से यह खबर आ रही है कि चाइना की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ कर रही थी, वो चाइना की इकोनॉमी पूरी की पूरी डाउन चल रही है। लेकिन आप चाहे IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिस्ट का देख लीजिए कि हमारी इकोनॉमी 7% के लेवल से बढ़ रही है। किसके कारण बढ़ रही है? उसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण बढ़ रही है, उसी वित्त मंत्री जी के नीतियों के कारण बढ़ रही है। क्या आपको यह कहना है कि नहीं 7% से इकोनॉमी बढ़ रही है? इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना है। कोई भी देश की इकोनॉमी किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 8.5% के आसपास एक्सपोर्ट ग्रोथ है। एक्सपोर्ट ग्रोथ यदि हुआ तो इसका मतलब कि हमारी सरकार ने दूसरे देशों के साथ बायलैटरल संबंध अच्छे रखे होंगे, चीजें अच्छी रखी होंगी, और जिसके कारण यदि हम कुछ पैदा कर रहे होंगे तो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI, जो कि इन्फ्लेशन की बात करती है, आप ये समझिए कि आप कह रहे थे ना कि टमाटर का दाम ये हो गया, इसका दाम ये हो गया, इसका दाम ये हो गया, GST के कारण ऐसा हो गया।
सीपीआई का रेट कितना है? 2.18%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे डाटा जो आरबीआई दे रही है, जो वर्ल्ड बैंक दे रही है, जो आईएमएफ दे रही है, जो ओईसीडी दे रही है, G20 दे रही है, मैं उस डाटा को कोट कर रहा हूं। उसी तरह से फॉरेक्स रिजर्व किसी भी कंट्री के मजबूती का एक सबसे बड़ा हथियार होता है। आपको पता है कि आज की डेट में जून 2017 में इस देश का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 382 बिलियन, 382 बिलियन। कभी कांग्रेस ऐसा सोच ही नहीं सकती है और सोच नहीं सकती है, तो इसलिए अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। आपने देश की इकोनॉमी को चौपट कर दिया, एनपीए कर दिया, पूरे बैंक में ऐसे ऐसे लोगों को कर्जा दे दिया जो कि पैसा देने की स्थिति में नहीं है, सभापति महोदय। और इस कारण से आज ये 382 बिलियन यदि फॉरेक्स रिजर्व है तो इनको लगता है तमाशा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आइए पर कैपिटा इनकम। हम जब इस देश में पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि कर्ज में ही आदमी, जैसे किसान कर्ज में पैदा होता है और किसान कर्ज में ही मर जाता है, उसी तरह से पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आपको पता है कि 2014 में इस देश का पर कैपिटा इनकम कितना था? इस देश का पर कैपिटा इनकम 74,000 था एक आदमी पर। आज 1,03,000 करोड़ है। किसने बढ़ाया पिछले 3 साल में पर कैपिटा इनकम? आपको यदि लगता है कि देश की इकोनॉमी के लिए ये चीजें नहीं है, अब आप समझें कि इस देश का हालत क्या है। 125 करोड़ 130 करोड़ की जनसंख्या है सभापति महोदय, और मात्र 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। व्यापारी जो है केवल 86 लाख। आप समझें कि 7 लाख 8 लाख जो है व्यापारी व्यापार करते हुए नजर आते हैं, केवल 7 करोड़ 8 करोड़, और केवल 86 लाख व्यापारी जो है अपने आप को रजिस्टर किए हुए हैं। तो जिस तरह से जीएसटी चल रहा है, जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा विषय है। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि रोज जो है कोई बैंक एटीएम में आप समझिए कि फ्रॉड हो जा रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी जो है किसी चीजों को ले रहा है, भीम ऐप जो है वो हम उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से सरकार जो है इसको लेकर आई और लगभग 100 करोड़ रुपया उसने डाला है कि हम केवल घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम केवल वादा नहीं कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है वो इस बजट में लेके आए। मेरा कांग्रेस से यही तो आग्रह था कि कम से कम सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ डांट्स को यदि अच्छा से पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि ये सरकार जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जीएसटीएन और पेट्रोलियम 2 चीजें हैं, डिमांड नंबर 35 और डिमांड नंबर 72। डिमांड नंबर जीएसटी के लिए है, 1 सर्विस 1 टैक्स, और दूसरा पेट्रोलियम जो राज्यों को रॉयल्टी और ये जाएगा। जब ये सरकार आई सभापति महोदय, तो सबसे बड़ा जो वैक्यूम था वो राज्य और केंद्र के बीच में इतना बड़ा गैप था कि मिसट्रस्ट था कि राज्य जो है केंद्र की कोई बात मानने को तैयार नहीं था। जीएसटी कोई हमारे कारण नहीं रुका था। मिस्टर महताब यहां बैठे हुए हैं, मिस्टर उदासी यहां बैठे हुए हैं, हम लोग सभी एक ही कमेटी के सदस्य थे। हम लोगों ने जीएसटी को पास कर दिया था, लेकिन जीएसटी यूपीए की सरकार इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी कि जब उसने वैट इंप्लीमेंट किया, जब उसने सीएसटी इंप्लीमेंट किया, तो उसने राज्यों के साथ वादा किया कि आपका जो भी नुकसान होगा हम आपको देंगे, हम उतना पैसा देंगे। और मिस्टर वेणुगोपाल, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि जब हमारी सरकार आई 2014 में, उस वक्त भी लगभग 33,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपया तक जो है राज्यों का बाकी था। आपने जो राज्यों के साथ बात की, जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, आपने राज्यों को पैसा नहीं दिया था, और इस मिसट्रस्ट के कारण जीएसटी इंप्लीमेंट करने को लोग तैयार नहीं था। और सबसे पहला जो जीएसटी में इस मोदी जी की सरकार ने और माननीय जेटली जी के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें जो सबसे पहले हमने तय किया कि आपका जो बकाया पैसा है, जो यूपीए सरकार ने मार लिया, जो नहीं दिया, जो इकोनॉमी वो छोड़ कर गई, जो बुरी स्थिति इकोनॉमी की वो छोड़ कर गई, हम आपको पैसा देने को तैयार हैं। और हमने जो है फर्स्ट लॉट में 2010-11 से
पहले से नहीं, 2010-11 से लेके 2014-15 तक का लगभग 50,000 करोड़ रुपया दिया। और यही कारण है कि इसमें हमने जीएसटीएन के लिए और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्यों को यह अधिकार होना चाहिए, राज्यों को यह लगना चाहिए कि जो केंद्र कहती है, जो करती है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आपसे वादा करती है, क्योंकि जीएसटी में एक बड़ा कंपोनेंट है कि 5 साल तक यदि आपका नुकसान होगा तो 5 साल हम पूरा करेंगे। वही उसी स्थिति को पैदा करने के लिए ये 2 डिमांड जो है भारत सरकार लेकर आई है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से युवा बढ़ रहे हैं, उसी तरह से बूढ़े भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि यदि ये देश युवाओं का देश हो रहा है, ये देश बूढ़ों का भी देश हो रहा है। और मिस्टर महताब एक बहुत अच्छा बिल भी लेकर आए थे, आपको ये पता है। उस बूढ़े के कल्याण के लिए, जो बूढ़े माँ पिताजी हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको उसके लिए जो है ट्रांसफरिंग एडिशनल अमाउंट टू सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, और उसके लिए लगभग 64-65 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया है। यदि युवाओं की चिंता कर रही है सरकार, तो उसके साथ साथ बूढ़ों की भी चिंता कर रही है। तो मैंने जो आपको कहा कि गांव, गरीब, किसान, बूढ़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए मैं 5 मिनट में जो है अपनी बातें खत्म कर लूंगा। इसके बाद जो दूसरा डिमांड हम लेकर आए हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाए हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको पता है कि यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एकमात्र जो है यहाँ संस्था है, और इसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब 6 जगह स्टार्ट किया, इन्होंने जो है 2 जगह स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन यूपीए सरकार पूरा नहीं कर पाई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उनको यह लगा कि राज्यों से जो इतनी भीड़ आ रही है, सभी जगह भीड़ आ रही है, तो क्यों नहीं हम एम्स की तरह का इंस्टीट्यूट जो है सभी जगह बनाए, जिसके कारण कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी संख्या कम हो जाए, उनको अच्छा इलाज मिले, पिछड़े के पिछड़े। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र देवघर में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी बजट में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिया है, और आप समझिए कि वहां उस पिछड़े इलाके को भी एम्स मिला है। उस कारण से इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में लगभग 150 करोड़ का प्रोविजन जो है ये सरकार ने किया है। इसके बाद इरिगेशन में आप ये समझें कि यदि हम कृषि उपज की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, इतने पॉपुलेशन को खिलाने की बात करते हैं, वीरेंद्र जी यहाँ लगातार किसान की बात करते रहते हैं, पूरे सदन में किसानों के ऊपर चर्चा होती रहती है, लेकिन किसानों को मूल्य तब मिलेगा, यहाँ के लोगों को खाना खिलाना तब मिलेगा जबकि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो सिंचाई की सुविधा हो पाए, इरिगेटेड लैंड को बढ़ा पाएंगे। 30% 35% से ज्यादा इरिगेटेड लैंड बढ़ नहीं पाए हैं। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां मुश्किल से 9% 10% इरिगेटेड लैंड है। इस सरकार ने क्या किया, और 40 साल से 50 साल से कृषि की योजनाएं चल रही, वो पूरी ही नहीं हो रही हैं। टाइम बॉन्ड में इस सरकार ने एक फंड का क्रिएट किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत, और 92 ऐसे प्रोजेक्ट उसने चुने जिसके कारण कि हम किसानों को सिंचाई का साधन दे पाएं, इरिगेटेड लैंड को बढ़ा पाएं, और जिससे खेती का रकबा जो है वो बढ़ पाए। एक फसल जहां होती थी वहां 2 फसल हो, जहां 2 फसल हो रही है वहां 3 फसल हो, उसमें इसका बजट का। और उसी तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा, कृषि कल्याण के लिए सेस कैसे होगा, डेयरी के लिए कैसे डेवलपमेंट होगा, इस तरह की बात जो है। इसके बाद जो एक और फंड है वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपया दिया। हमारे प्रधानमंत्री का क्या सपना है? सपना यह है, कामता प्रसाद सिंह गुरु व्याकरण के बहुत बड़े गुरु थे, वो हमेशा कहते थे कि निशाने से ऊपर मारो नहीं तो वार खाली जाएगा। हम इस देश में सपना दिखाने की बात करते हैं तो सपना को पूरा करने की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा जब चप्पल पहने हुए नंगे पांव से आदमी जो है हवाई जहाज में चलता हुआ नजर आएगा। हवाई जहाज केवल मुंबई, दिल्ली, मद्रास इसकी बात नहीं होगी, और इसके लिए रीजनल कनेक्टिविटी का जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, रीजनल कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, उस पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए इस बजट में सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में जो है 200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। आप ये समझिए कि गांव गरीब का बच्चा बिना चप्पल के या चप्पल के साथ यदि हवाई जहाज में चढ़ता हुआ नजर आए, आपको क्या परेशानी है? आपको उसके लिए बड़ाई करना चाहिए कि आपको उसका शिकायत करना चाहिए? आप ये बताएं। उसी तरह से कला और संस्कृति, हमेशा आप कहते हैं कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा विषय है सर, और
हम ये मानते हैं कि कोई भी देश में रोजगार का यदि कोई साधन क्रिएट कर सकता है तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन जो है टूरिज्म है। यदि लंदन आगे बढ़ा, सिंगापुर आगे बढ़ा, यदि पेरिस आगे बढ़ा तो उसका कारण ये है। तो उस तरह से सर्किट, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। तो उस तरह से आप समझिए कि टूरिज्म को बढ़ाकर लोगों को रोजगार, जिस रोजगार की आप बात करते हैं, रोजगार की बात है। और यहाँ सुप्रिया जी बैठी हुई हैं और सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। एक और जो बड़ा फंड हमने 2181 करोड़ का दिया है वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए दिया है। महिलाओं को माल न्यूट्रिटेड बच्चे पैदा नहीं हो, महिलाएं एनीमिक नहीं हो, उनको मातृत्व अवकाश मिले, उनको पैसा मिलता रहे। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह का सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हम लेकर आए हैं तो इसके लिए कांग्रेस या सारे पॉलिटिकल पार्टी को अपना मदद करना चाहिए, बात करना चाहिए। सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर बात करना चाहिए, उल्टा पुल्टा बात करना। मैं केवल ये कहूंगा कि ये सरकार गरीबों की समर्पित सरकार है और एक ही मूल मंत्र है, ओम सहना भवतु सहना भुनत्तु सहवीर्यं करवा वहे तेजस्विना मदीत मस्तु मद मां विद्विषा वहे। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय भारत।